हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बाड़मेर के सर्किट हाउस में आप सबका स्वागत है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और हमारे सीएलपी की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से। आज हमारा सौभाग्य है कि आपके बीच में हमें अपनी बात रखने का मौका मिला। हरीश चौधरी साहब हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, एआईसीसी के, वो हमारे बीच में हैं। जूली साहब नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे एमपी साहब हैं, हमारे पूर्व मंत्री साले मोहम्मद साहब हैं, हमारे जिलाध्यक्ष लक्ष्मण दारा जी हैं, हमारे प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मोहन जी लागे साहब और तमाम यूथ कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष पद्माराम जी, सब लोग हैं। आज हम लोग जो गुडाल मनाली में जन आक्रोश रैली हो रही है और काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि बैक डेट में जिले की सीमाओं को बिना कोई चर्चा, बिना कोई सहमति के चेंज किया गया और जन भावनाओं के विपरीत कार्य किया गया। आखिरी दिन था 31 दिसंबर, जब भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक प्रतिबंध था किसी भी जिले की सीमा को चेंज करना। किसी पटवार सर्किल, किसी भी राजेश्वर गांव, किसी को भी आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसे में जिले की सीमा को तोड़ा गया, राजनीतिक उद्देश्यता से तोड़ा गया, बिना कोई सहमति के तोड़ा गया और जनता में भारी आक्रोश है। इससे पहले भी जो परिसीमन किया गया पंचायतों में, वो भी राजनीतिक द्वेषता से किया गया। चाहे जैसे काटछांट की गई, अभी तक भी वो परिसीमन 12 महीने से चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। वार्डों का प्रकाशन अभी तक आया नहीं है, लेकिन इस दौरान जिले की सीमाओं को तोड़ करके जनता के आक्रोश को बढ़ा दिया है। और काफ़ी दिनों से हमारे वरिष्ठ नेता हेमाराम जी चौधरी साहब और तमाम वहाँ के लोग जो है वो धरने पे बैठे हैं। हम भी आज आए हैं, सचिन पायलट जी भी आज सीधे वहाँ पर आ रहे हैं। उस जन आक्रोश को हमारे कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता का, हर नेता का समर्थन है, क्योंकि वो जनता के खिलाफ किया गया निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है और विशेष रूप से जब से ये डबल इंजन की अपने आप में कह रहे हैं कि स्टेट में भी बन गई, तब से सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरा का पूरा असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, इलीगल कार्य कर रहे हैं। पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव समय के ऊपर करवा नहीं रहे हैं, जबकि संवैधानिक बाध्यता है। अमित शाह जी आते हैं, 3-3, 4-4 घंटे तक सीएमआर के अंदर इनकी क्लास लेते हैं। फिर दिल्ली से एक पेन ड्राइव आता है और वो पेन ड्राइव प्रत्येक एमएलए को सीएमआर से, मुख्यमंत्री निवास से, जयपुर से दिया जाता है कि अब एसआईआर जो हुई है उसमें आप लोगों ने नाम कांग्रेस समर्थित लोगों के, कांग्रेस आइडियोलॉजी के काटे नहीं और अपने जुड़वाए नहीं। सही एसआईआर होगी। हमने एसआईआर सही करने के लिए नहीं कहा था, सही वोटर लिस्ट नहीं करनी, बीजेपी के मापिक ये वोटर लिस्ट करनी है। और कल आनन फानन में आप पता लगा सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ, कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 5000, कहीं 7000 ब्लॉक में प्रिंटेड फार्म दिए गए हैं, उसमें केवल फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। ओटीपी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये भी चल रहा है। कई लोगों से हमें सूचना मिल रही है कि ओटीपी मांगे जा रहे हैं और ऑनलाइन वहाँ से ये सारे के सारे नाम कांग्रेस आइडियोलॉजी के काटने हैं और बीजेपी के फर्जी नाम जोड़ने हैं। और चुनाव, राज्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव करा रहा है 2025 की वोटर लिस्ट से, जिसमें 40 लाख प्रदेश के अंदर फर्जी वोट बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में पूरी, चाहे वो वोट की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, संविधान की बात हो, सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब संविधान में 243E में साफ लिखा हुआ है कि 5 साल के अंदर अंदर पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव होंगे, तो क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? क्यों उनके ऊपर प्रशासक लगा करके हमारे प्रदेश के 3000 करोड़ रुपए पंचायत राज को मिलने वाले थे वो खत्म कर दिया गया है। नरेगा जो काम का अधिकार हमारा था, 90% पैसा मटेरियल का और 100% लेबर का पैसा भारत सरकार देती थी, वो पैसा अब 40% स्टेट को देना पड़ेगा बिना स्टेट की सहमति के। और ऐसे स्टेटों को, जैसे राजस्थान में 1.25 लाख करोड़ का कर्जा है,
और 5,000 करोड़ रुपए नरेगा के 2 साल से बकाया पड़े। तो जब केंद्रीय पैसा नहीं दे पा रही है पूरा 2-2 साल तक, तो राज्य सरकार 40% कैसे देगी? जैसे अन्य विभागों के अंदर 60-40 का रेशियो केंद्र का किया गया है, उसी प्रकार से अब 60-40 किया गया, और जो केंद्र चाहेगा वहां पर वो बजट देगा, स्टेट चाहेगा वहां पर देगा। काम मांगने पे अधिक जो काम मिलता था, जो अधिकार था गरीब का, वो छीन लिया गया है। तो एक से एक दादागिरी, तानाशाही, षड्यंत्र, लोकतंत्र को कमजोर करना, संविधान को दरकिनार करना, उसको नहीं मानना, 5 रुपए का काम कराया नहीं, एक कोई अच्छी योजना नहीं, सारी की सारी जो हमारी सरकार के समय अच्छी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया गया है। गरीबों के गेहूं से नाम काटे जा रहे हैं, पेंशन काटे जा रही है, 4-4 महीने तक पेंशन नहीं मिल रही है। अब दिसंबर बाद में तो कर्मचारियों को तनख्वाह मिलना भी मुश्किल हो जाएगी। आपने देखा होगा कि 30-35 हज़ार लोग कर्मचारी इकट्ठे 2 साल के अंदर अंदर 2-3 बार हो गए। कल परसों कर्मचारियों ने जो आनंद फानन में बैन के अंदर 1 महीना भी परीक्षा का बचा नहीं, प्रैक्टिकल तो साइंस के चालू हो गए, और इसका मतलब परीक्षाएं चालू हो गई। 6,500 व्याख्याताओं के ट्रांसफर कर दिए गए। चुनाव आयोग का नियम था कि आदेश था कि हमारी अनुमति ली जाए, वो अनुमति नहीं ली गई। फिर आनंद फानन में वापस यू टर्न लिया गया। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो SIR की वजह से बच जाएंगे, तो दूसरे लोग अगर आएंगे जो SIR में नहीं है तो वो कहाँ ज्वाइन करेंगे? तो 7,000 से ज़्यादा के प्रिंसिपलों के ट्रांसफ़र किए गए। दोनों को मिलाकर के प्रशासनिक 50% के लगभग प्रशासनिक कर दिए, जबकि कोई भी सरकार आती है स्थानांतरण करती है तो 2% 1% प्रशासनिक होते हैं, बाकी इच्छाओं से होते हैं, जिससे वो टीचर वहाँ जा कर के अपनी अच्छे तरीके से सेवा दे सके। यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था से किया जा रहा है। तो मैं एक बात नहीं कह रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री जी ने कल एक ऐड दे करके बेरोजगारों को रोजगार देने की 1 लाख भर्तियों की बात की, उसमें जो 45 के लगभग 44-45 जो दिए हैं, उसमें 4 ही 5,000 से ऊपर के हैं और 1,000 से नीचे नीचे के 23 विज्ञापन हैं। इस 26-25 हज़ार के लगभग 24,000 समथिंग है, 763 के लगभग जो चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी हैं, वो 2 साल से ये विज्ञप्ति निकाल रहे हैं। सफाई कर्मचारी लेंगे, जब सफाई कर्मचारी ये सरकार नहीं ले सकती तो दूसरी बड़ी नौकरियों की तो बात ही क्या है। 3rd ग्रेड की हमने 60,000 की भर्ती आखिरी के समय में आपने देखा होगा की थी, इन्होंने 7-7,500 की भर्ती निकाली है। तो न तो ये युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, न बुजुर्गों के लिए पेंशन काट रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं गरीब का, कोई काम नहीं हो रहा है। स्कूलों में 1.25 लाख के लगभग टीचर्स के पद खाली पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। ऐसा शिक्षा मंत्री है जो अनर्गल बयानबाजी करता रहता है, सबको गाली देता रहता है, सबके लिए बकवास करता रहता है। ऐसे आदमी को, क्योंकि RSS की आइडियोलॉजी यही है कि इस तरीके के विवेकहीन व्यक्ति को बना दो जो सोच ही नहीं सके, ये सार्वजनिक शिक्षा खत्म हो जाए और RSS के आदर्श विद्या मंदिर वापिस चल जाए। मैं समझता हूँ कि ये जो चल रहा है तानाशाही का दौर है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिशें चल रही हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिशें चल रही हैं, संविधान को दरकिनार कर दिया गया है। ऐसे में जनता से हम सब लोग अपील करने के लिए, हम लोग जहां भी जाते हैं अपील करते हैं, और मीडिया जो चौथा स्तंभ है उसका और ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि सही बात को जनता तक पहुंचाए, जिससे लोग जागरूक हो सके और संविधान लोकतंत्र को बचा सके और अपने प्रदेश के विकास के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान सब लोग दे सकें। इस तरह की व्यवस्था की बात। देखिए, ये इससे बड़ा लोकतंत्र को कमजोर करने वाली कोई बात हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा निंदनीय कोई बात हो नहीं सकती कि जो व्यक्ति ये कहे कि मेरे साथ मैं वहाँ इजी नहीं महसूस कर रहा हूँ, जो सपना उन्होंने दिखाया था वो वहाँ नहीं मिला, और कांग्रेस पार्टी ही सही पार्टी है। मैं वापस अपनी मात्र पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में आना चाहता हूं, जहां मुझे सब कुछ मान सम्मान मिला, और मैंने देखा कि 2 साल में तिरस्कार के अलावा, झूठ के अलावा, बेईमानी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं हो रहा है।
तो ऐसे में उसको जाने से पहले एक बात और बता रहा हूँ, वहाँ के आईजी हैं गौरव श्रीवास्तव, उन्होंने उनकी गाड़ी को रुकवाया पुलिस के माध्यम से और उनको कहा कि एक बार मुख्यमंत्री जी से आप बात करो। उन्होंने मना किया तो उन्होंने कहा आपको बोर्ड कॉरपोरेशन में बना रहे हैं, आप मत जाओ। और उसके बाद में वो जब नहीं माने तो फिर पीछे के पीछे उनके एसीबी की रेड पड़ जाना। मेरे यहाँ भी चुनाव के नॉमिनेशन को 2 दिन पहले ईडी आई थी। अभी भी मुख्यमंत्री जी सब कांग्रेस को बेईमान, चोर, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इतना डाका डल रहा है यहाँ पर। ब्यूरोक्रेसी वन वे भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ के जनप्रतिनिधि का तो कोई कहना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। मतलब वो तो एक मंत्री का, एमएलए का स्टेटस ही नहीं रख पा रहे हैं, इसके नीचे लेवल तक ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। केवल बीजेपी के कार्यालय में सेलेक्टेड बीजेपी के पदाधिकारियों की बात की जाती है और वहाँ भी मंत्री जाते नहीं हैं। इवेंट बाजी चल रही है, इवेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। खेलो इंडिया हुआ, इवेंट हुआ, लोग नहीं आए। अभी युवा महोत्सव हुआ, इवेंट हुआ, लोग नहीं आए। अमित शाह जी आए दूसरे काम से थे और सरकारी कर्मचारियों को सरकारी खर्चे पे बुला करके और प्रोग्राम का नाम दिया, एक इवेंट मैनेजमेंट किया। जबकि सही बात ये थी कि 4 घंटे जो सीएमआर में मिले और एसआईआर के ऊपर उनको लताड़ा गया, बीएल संतोष जी के द्वारा लताड़ा गया कि एसआईआर के माध्यम से कांग्रेस के वोट काटने थे, आपके फर्जी वोट जोड़ने थे। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो ये सारी बातें वहाँ पर मैं समझता हूँ कि तो ये जो इस तरीके के लोगों को पर्चियों से बैठा करके, कमज़ोर लोगों को बैठा करके इस लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, अपनी दादागिरी चला रहे हैं। अगर कोई अच्छा आदमी, जनता का प्रिय आदमी अगर इन कुर्सियों पे बैठ जाता है तो वो उनकी गलत बातों को 100% नहीं मानेगा। लेकिन हमारा राजस्थान का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं है और वो जो कहते हैं उस तरीके से वो संचालित हो रहे हैं दिल्ली की पर्ची से। ये हमारा प्रदेश का दुर्भाग्य। सर, बालोद जैसे जिस तरीके से बुढ़ा वल्लानी और झिंगना को शामिल किया गया, क्या लगता है कि क्या कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? अब आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन से कुछ होने वाला है? जब जनगणना चल रही है, मई 2027 तक कुछ हो नहीं सकता है। इस पार्टी हमेशा जनता क्या चाहती है, जनता की सहूलियत किसमें है उसके ऊपर जाती है, न कि वोटों की राजनीति करती है। हमारा ये उद्देश्य नहीं है किसको नफा होगा किसको नुकसान। अगर हमारी जनता ये कह रही है कि हमारे लिए ये नुकसानदायक है, हमको परेशानी की गई है, हमको हमारे लिए गलत किया गया है, तो हम जनता के साथ में हैं। इसलिए केवल वोट की राजनीति कांग्रेस की संस्कृति नहीं है, कांग्रेस का ईमान नहीं है। वो जनता क्या कहती है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा पारदर्शिता के साथ में 36 कौमों को लेकर इसी चलती है क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी है और इनकी नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी है जिसके वो पोषक हैं। और उनको मना कर दिया, नाथूराम गोडसे को कोई बात नहीं जमी तो गोली मार दी महात्मा गांधी जी को। उस तरीके की विचारधारा के लोग हैं, इसलिए इनकी और हमारी विचारधारा में फर्क है। मैं तो ये कहता हूं कि जनता ये कहती है कि हमारे लिए ये ठीक नहीं है, हमारे साथ में धोखा हुआ है, हमारे साथ में बेईमानी हुई है, हमें परेशानी हुई है। तो हमारा धर्म बनता है सब कांग्रेस के लोगों का कि वोट की राजनीति नहीं करके हम उस जनता के साथ में। आपने सर गृह मंत्री की बात की, तो गृह मंत्री ने सीधे तौर पर जोधपुर में कहा कि ये पहली दफा उत्तरसीता से, और आप शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। कोई बात नहीं, तो वो तो वहीं बैठते हैं दिल्ली में, कर लें जांच। उन्होंने तो लोकसभा में भी उठाया था, आगे भी उठाए, एफआईआर लॉन्च हो गई है, जांच करें। ये सवाल ये नहीं है, कोई घोटाले नहीं है। जब 70 आईएएस पेमेंट करते हैं वेरीफाई करके, 70 कलेक्टरों ने पेमेंट किया है और 40 ट्रेजरी ऑफिसरों ने उस पेमेंट पे हस्ताक्षर किए हैं, 44 सीओ ने उस पे हस्ताक्षर किए हैं, 1000 से ज़्यादा सीबीओ ने उस पे हस्ताक्षर किए हैं और हजारों की संख्या में पीओ जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने वेरीफाई करके काम किया है। 3 साल पहले जब ये विपक्ष में थे और 2 साल ये, 5 साल में एक दिन चर्चा नहीं और अचानक एफआईआर होकर के और ये जांच की बात कर रहे हैं। तो जांच को मना कौन कर रहा है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये केवल भय फैला करके और अपने किए गए इस 2 साल के घोटालों को छिपाना चाहते हैं, बेईमानी को छिपाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। केवल भय की राजनीति बीजेपी करती है, इससे कोई इनकी राजनीति से डरने वाला नहीं है। राजनीति में आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है साहब।
और सरकार इनकी है तो करो ना कार्रवाई। अगर कोई बेईमान है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कौन मना कर रहा है? आप सीबीआई से जांच कराओ, ईडी से भी करा ली, दोबारा ईडी से। इस मिड डे मील में ईडी, इनकम टैक्स सब जांच कर चुका, उसमें कुछ नहीं मिला, इनको मिल जाएगा। आप देखना, ढाक के 3 पात कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कोई बेईमानी पकड़ते भी है तो पकड़े ना, मना कौन कर रहा है? लेकिन ये ऐसे डरा रहे हैं जैसे 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, कहां गए वो? सरकार लाने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके सरकार खत्म कर दी और अपनी सरकार ले आए। इसके अलावा कुछ नहीं। आज 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट में कोई दोषी नहीं है। एसआई भर्ती हमारे ऊपर आरोप लगाया था, पेपर लीक हो गया। आज यही सरकार कह रही है कि एसआई भर्ती तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, एक पेपर आउट हुआ था। रीट भर्ती आज बताइए ना, लगभग 5 साल हो गए, 5 साल हो गए उस रीट के एक पेपर को। उसके अंदर हमारी सरकार थी तब सारे लोगों को जेल में कर दिया। इन्होंने 5 ही नहीं पकड़े होंगे रीट भर्ती में। तो ये आरोप लगाना राजनीति में बहुत सस्ता साधन है कि किसी को आरोप लगा करके और उसको लोगों में बदनाम कर दो। लेकिन सही बात क्या है, इनकी ड्यूटी बनती है कि बेईमानों को पकड़े, सही काम करे। ये भर्ती करवा ही नहीं रहे तो इनके लीक क्या होंगे? ये तो खुद ही लीक पड़े हैं। इनके मंत्री लीग, इनके संतरी लीग, मुख्यमंत्री लीग, सारे लीग है इनके। तो काहे की पेपर की बात कर रहे हैं? ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वाल्मीकियों की भर्ती नहीं करा सकते, ये काहे की भर्ती की बातें कर रहे हैं? ये कभी की हितैषी नहीं है। ये इस तरीके से कोई आरोप लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो साहूकार है वो साहूकार ही रहेगा, चोर है वो अपने आप पकड़ा जाएगा। ये अंदर करें, इनको किसने मना किया भाई? लेकिन सर इस बात के लिए तो तारीफ होनी चाहिए ना, यहाँ पेपर लीक नहीं हो रही, हो ही नहीं रहे ना भाई। 43 परीक्षा करवा दी। मैं कोई की कहां से करा दी? आप तो भजनलाल जी जो कह रहे हैं वो वाणी में बोल रहे हो। मैं दूसरों, आप बता दो मेरे को कौन सी पेपर कराई? 3rd ग्रेड के कितने पेपर कराए? 1st ग्रेड के कितने पेपर कराए? RS के कितने पेपर कराए? जो भर्ती बाकी बिजली बोर्ड के कितने पेपर कराए? वाल्मीकि और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं करा सके। 10वीं के बोर्ड के इनके हो गए, यूनिवर्सिटी के इनके हो गए। आज से 5 दिन पहले खबर आई थी कि 2 पेपरों को स्थगित कर दिया, वो पेपर आउट हो गए। ये पारदर्शिता नहीं रख रहे हैं, इसलिए इनका पता नहीं लग रहा है। निरस्त कर देते हैं, दोबारा करा लेते हैं, निरस्त कर देते हैं, दोबारा करा लेते हैं और खुद ही जांच करने वाले हैं, कहने वाले हैं। हमने जब एक पेपर कोई गड़बड़ हुआ तो उसको निकाला। ये तो पता नहीं आरपीएससी पे क्या क्या आरोप लगाते थे, तो क्या हो गया? ये बाबूलाल कटारा को इन्होंने थोड़ी पकड़ा है, हमने पकड़ा था, हमारी सरकार थी। हमने पारदर्शिता के साथ में, ईमानदारी के साथ में न्याय किया। आज क्या कर रहे हैं? ये कह रहे थे हम आरपीएससी को चेंज कर देंगे, इसका मॉडल चेंज कर देंगे, ये कर देंगे। यही वही पपेट बैठा रहे हैं जो इनके कहने से काम करते हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं आप बताइए? सर के विष्णु जो बात में, उनकी बात में दम होता तो जब वसुंधरा जी थी और जब उनके पापा जी राजनीति करते थे तो प्रतापगढ़ जिला बना, तब क्यों नहीं किया इन्होंने? ये 31 तारीख की क्यों पकड़ी? जब ये 8 जिले बनाए थे, जो 9 जिले खत्म किए थे हमने जो बनाए थे उसमें से, उस टाइम क्यों नहीं किया इन्होंने? आप बताइए। ये 31 तारीख के आज के बाद में कोई कुछ नहीं कर सकेगा और आनंद फानंद में रात को, और वो भी 31 को नहीं किया, 2 तारीख को किया है, बैक डेट में किया है। बैक डेट में करने का उसकी वजह बता रहे कि सर पंचायती राज जो है ना गठन हुआ, इसीलिए वो आदेश निकाला गया, क्योंकि पंचायत नहीं, इससे पंचायती राज का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। अभी भी चल रहा है, अभी भी पंचायती राज के, जिला परिषद के वार्ड, पंचायत समिति के वार्ड सारे के सारे अभी तक के अंदर सॉफ्ट कॉपी में मंगा रखा। हम क्या क्या चेंज करेंगे? आज भी जिला परिषद और पंचायत समितियों के वार्ड क्या फाइनल है? नहीं है। तो उससे पहले फिर 8 जिलों को चेंज कैसे किया था? इन्होंने क्यों नहीं किया? ये बता दो आप। तो जब बीजेपी के सरकार आने के बाद में दोबारा समीक्षा करके जिलों का परिवर्तन किया गया, कुछ को खत्म किया गया, कुछ को रखा गया, 8 जिलों को रखा गया, तो आप बताइए उस वक्त इन्होंने चेंज क्यों नहीं किया? ये बेईमानी तो स्पष्ट है। अरे उनको के वैष्णोई जी को कह देना मेरी तरफ से कि कितना ही जाब्ता कर लो, ये बाड़मेर और बालोतरा की धरती है ना, इस गुनाह के लिए आपको माफ नहीं करेगी। राजस्थान की विधानसभा में दोबारा नहीं जाने देगी। के विष्णु कह रहे हैं कि विपक्ष को मजबूर कर दूंगा अंगुली दबाने के लिए, अंगुली चबाने के लिए। तो साहब देखो, ऐसा है, कोई आदमी कॉमेडी करे उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना। कॉमेडी करने से जनता को एक बार ताली बजवाई जा सकती है, जनता को रिलीफ नहीं दी जा सकती।
एक सर काले शीशे वाला क्या मामला था 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर चल रहा है? आचार्य जी की आपने गाड़ी रोकी थी और आपने सर, कहा आपने था कि कहा आप मैं इतना तो यार- मोटा लेन देन कर रहे हैं। मैं तो देखा ये ठेलों का लाइसेंस चेक कर रहे हैं बाबा जी, तो आज देखिए इनकी गाड़ी की तरफ देख ले, इतने में तो वो काले शीशे वाली गाड़ी मिल गई और एमएलए का स्टिकर है, खड़ा होके बाबा जी वो तो कह रहे कि मेरी गाड़ी सर्विस में एमएलए ये गई। कह रहा है, स्टिकर लगाया हुआ एमएलए का, कह रहा है ये तो मैं तो ऐसे ही बैठ के आ गया किसी की। तो आप समझ सकते हो कि बीजेपी के जनप्रतिनिधि का लेवल क्या है और कितनी सत्यता बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, ये बाबा जी ने प्रमाणित कर दिया। सर अमित खान साहब आपसे मिले थे, आपके वरिष्ठ नेता है, वो आपके साथ धोरीमन्ना चल रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमें तो बुलाया भी नहीं है, हम तो नहीं जा रहे। इसमें बुलाना किसको, हमें किसने बुलाया था? हमारी मर्जी से जा रहे हैं, कोई जाए कोई रहे। जनता के जो पीड़ा है उसमें हमदर्द बनने जा रहे हैं, कोई भी चले। सर एक तो ये ऐसा नहीं लगता सर बाड़मेर में ये गुटबाजी वाली स्थिति दिक्कत देखी? कोई गुटबाजी नहीं, जिला परिषद भी जीतेंगे, नगर पालिकाएं भी जीतेंगे और अच्छे से जीतेंगे। आगे सरकार भी हमारी बनेगी और दिल्ली में भी यूपीए की सरकार बनेगी। सर पोखरण के अंदर गो हत्या का एक मामला हुआ, उसको लेकर बीजेपी और हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन भी किया, कई तरह के आरोप भी लगाए। देखिए सत्यता क्या मुझे नहीं पता उस प्रकरण के बारे में, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी के पास भी हिंदू और मुस्लिम इसके अलावा कुछ भी नहीं है, दूसरा कोई काम ही नहीं है। वो अपने काम के आधार पे कभी पंच ही नहीं बन सकते। सरकारें तो बहुत बड़ी बात है, वो बेईमानी से, षड्यंत्र से, झूठ फैला करके, भ्रम फैला करके, हिंदू मुस्लिम करके केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अब दिन दूर नहीं है कि उनकी अब शक्ति गुल होने वाली है। सर आप इसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सर? कांग्रेस में कौन रहे कौन ना रहे ये पार्टी हाईकमान तय करता है। इसलिए हम सब मिलकर के, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम सब जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, वो सब मिलकर के बीजेपी को यहाँ से पछाड़ेंगे। धन्यवाद। वॉशिंग मशीन कहते थे, अब क्या ऐसे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस भी वॉशिंग मशीन बन गई सर? पुराने कोई अतीत में कारनामे वो सामने नहीं देखेंगे सर? और कोई बात जूली साहब? सर धन्यवाद, थैंक यू।